नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रवण कुमार है और आज हम इस वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर चूजिंग माय यूट्यूब चैनल टू स्टडी द भारतीय न्याय संहिता 2023। सो लेट्स मूव अहेड एंड सी रेस्ट ऑफ द पार्ट। ओके, तो आज हम जैसा कि हम जानते हैं कि जो चैप्टर 2 है भारतीय न्याय संहिता का, वह पनिशमेंट के बारे में बात करता है कि मतलब व्हाट काइंड्स ऑफ पनिशमेंट या व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पनिशमेंट दैट कैन बी अप्लाइड और इन्फ्लिक्टेड ऑन ऑफेंडर्स। ओके, तो जो चैप्टर 2 है भारतीय न्याय संहिता का, यह सेक्शन 4 से 13 तक दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें हम पनिशमेंट के बारे में पढ़ेंगे। बट जैसा कि हम जानते हैं वीडियो लंबा हो जाएगा सारे सेक्शन कवर करने के लिए, तो इसलिए आज हम सेक्शन 4 पढ़ेंगे जो कि काइंड्स ऑफ पनिशमेंट के बारे में बात करता है कि कितने प्रकार के पनिशमेंट्स एक ऑफेंडर को भारतीय न्याय संहिता 2023 में दिया जा सकता है। ओके, तो जो पहले आईपीसी था, इंडियन पिनल कोड, उसके सेक्शन 53 में पनिशमेंट के बारे में बात किया जाता था, लेकिन अब का जो भारतीय न्याय संहिता है उसके सेक्शन 4 में हम पनिशमेंट के बारे में देखते हैं। ओके, तो इसमें जो है पहले क्या था कि 5 प्रकार के, इंडियन पिनल कोड में 5 प्रकार के पनिशमेंट दिए जाते थे, लेकिन भारतीय न्याय संहिता जो 2023 है इसमें अब 6 प्रकार के पनिशमेंट दिए जाएंगे, जिसमें एक नए पनिशमेंट का एडिशन हुआ है जिसका नाम है कम्युनिटी सर्विस। ओके, सो नाउ लेट्स सी। तो इसमें क्या कहा गया है कि द पनिशमेंट जो कि ऑफेंडर्स जिसके लिए लायबल होगा इस अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता, मतलब भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत जो ऑफेंडर होगा, ऑफेंडर मतलब जो ऑफेंस कमिट करता है, ठीक है, वह लायबल होगा भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत। उनमें से 6 प्रकार के मतलब पनिशमेंट्स हैं, जिसमें पहला है डेथ पेनल्टी। डेथ पेनल्टी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है कैपिटल पनिशमेंट। मतलब कि आपने मूवीज वगैरह देखा होगा तो उसमें लिखा रहता है कि उसमें बोलते हैं जज साहब कि द ऑफेंडर्स शैल बी हैंग टिल डेथ। तो वही होता है, वही है पूरा, ठीक है, कि मतलब जब तक लटकाया जाता है, जब तक मर ना जाए। तो जो रोप हैंगिंग है ना, डेथ वाला एग्जीक्यूशन हमारे यहाँ पर इंडिया में वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन पब्लिक हैंगिंग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो ये डेथ हो गया, डेथ को कैपिटल पनिशमेंट भी बोलते हैं। अब जो दूसरा है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मतलब होता है कि जिंदगी भर के लिए, जब तक आपकी आखिरी सांस चलेगी तब तक आप जेल में बंद रहेंगे। अब एक कंफ्यूजन होता है कि पहले क्या होता था कि मूवीज वगैरह में दिखाया जाता था कि 14 साल के बाद आजीवन कारावास वालों को छोड़ दिया जाता था, या तो फिर मतलब कहीं ना कहीं से मिसकंसेप्शन आ गया है लोगों के बीच में कि जो इम्प्रिजनमेंट होता है वो केवल 14 साल का होता है। तो इसके रिगार्डिंग हम डील करेंगे रेस्ट ऑफ द पार्ट में वीडियो के, ठीक है, और इसमें केस लॉज भी देखेंगे कि कहाँ क्या कहा गया है। अब जो तीसरा प्रकार का पनिशमेंट है वह है इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, जो 2 प्रकार का होता है, एक सिंपल एक रिग्रेस। तो जो सिंपल इम्प्रिजनमेंट होता है वो जनरली माइल्ड ऑफेंसेस के लिए होता है, जहां पर आपको फोर्स लेबर नहीं कराया जाता। फोर्स लेबर मतलब जो, अगर आप आर्टिकल 23 पढ़ें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो यह बताता है कि फोर्स लेबर जो है वह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब क्या नाम है, वो नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन एक एक्सेप्शन है कि अगर रिग्रेस पनिशमेंट हुआ है तो उसमें फोर्स लेबर या हार्ड लेबर इंक्लूड होगा। मतलब फोर्स लेबर का मतलब कि आपको जबरदस्ती काम करना ही पड़ेगा एज ए पनिशमेंट। और एक चीज ध्यान रखना, जो ये इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ होता है, सिंपल इंप्रिजनमेंट नहीं होता है, यह रिग्रेस इंप्रिजनमेंट होता है। इसके रिगार्डिंग हम केस भी देखेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर अभी तक हमने क्या देखा, 3 प्रकार का पनिशमेंट, डेथ, इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इंप्रिजनमेंट 2 प्रकार का होता है, रिग्रेस और सिंपल। अब फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी को हिंदी में कुर्की भी कहते हैं। तो फॉर फीचर मतलब होता है कि जैसे जब आप किसी चीज को जो आपके लिए रखा गया है कि ये चीजें करना है, ठीक है, आप उसको नहीं फॉलो करते, तो क्या होता है कि क्या नाम है, आपकी प्रॉपर्टी बिना आप कंपनसेट किए आपको छीन लिया जाता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं फॉर फीचर। और जो 5वां है वो फाइन। फाइन मतलब कि फिनेंशियल पनिशमेंट, कि आपको कुछ रुपए देने पड़ते हैं, ठीक है। तो इतना हो गया। अब ये जो 5 प्रकार का पनिशमेंट था वो इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 53 में दिया था, लेकिन अब जो भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 4 आया है उसमें एक नया 6ठा पनिशमेंट एड हो गया होगा, जो कम्युनिटी सर्विस है। तो कम्युनिटी सर्विस बेसिकली छोटे ऑफेंसेस के लिए, जो माइल्ड ऑफेंसेस हैं उनमें लागू होगा, ठीक है। और कम्युनिटी सर्विस का हम लोग ऐसा अगर इंटरप्रेट करना चाहें तो ऐसा हो सकता है जो ऑफेंडर है उसको कहते हैं कि आप इतने दिन तक क्या नाम है ट्रैफिक मैनेज कीजिए, मतलब जो भी होगा वो पनिशमेंट ही होगा, ठीक है। मतलब वो बिलिंग या नॉन बिलिंग से वहाँ काम नहीं करेगा, वो उसके लिए आप जरूर आपको कम्युनिटी सर्विस करना पड़ेगा, मतलब वो एज ए पनिशमेंट वर्क करेगा। तो एक चीज ध्यान रखना है कि जो नया कानून आया है उसमें कुल मिला के 6 पनिशमेंट हैं, ठीक है, 6 काइंड के। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी रेस्ट ऑफ द पार्ट। ओके, तो दोस्तों अभी तक जो हम पढ़े वह केवल बेयर प्रोविजन था, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता का। लेकिन अब ऐसा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत बेसिक चेंज हुआ है, ठीक है, पनिशमेंट के रिगार्डिंग। तो हमें जो पुराने इंटरप्रिटेशन थे, पुरानी केस लॉज थे, वही पढ़ने हैं, ठीक है, इसके रिगार्डिंग। तो हम चलते हैं और इसमें देखते हैं कि पुराने कॉन्सेप्ट्स क्या थे रिलेटेड टू पनिशमेंट और ओल्ड केस लॉज, मतलब 2023 से पहले के जो केस लॉज थे पनिशमेंट के रिगार्डिंग, उसको भी देखना है, ठीक है। तो इसमें बताया गया कि जो पनिशमेंट होता है, तो इसमें बताया गया कि पनिशमेंट होता है एक तरीका है ऑफेंडर, मतलब जो ऑफेंस कमिट करता है उसको रोकने के लिए, ठीक है, ताकि वह कोई ऑफेंस ना कर सके पर किसी व्यक्ति के अगेंस्ट या प्रॉपर्टी या गवर्नमेंट के अगेंस्ट, मतलब तीनों प्रकार के अगेंस्ट वह कोई व्यक्ति क्या नाम है कोई ऑफेंस ना कर सके, उसको रोकने के लिए हम पनिशमेंट का यूज करते हैं। ओके, तो मतलब कि पनिशमेंट वर्क्स एज ए डेटरेंस टू अवॉइड द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस।
सीधा सा मतलब ये तो पनिशमेंट का मतलब ये होता है, ठीक है। तो पनिशमेंट जो होता है कई प्रकार का हो सकता है, डेटरेंट हो सकता है, रिहेबिलिटेटिव हो सकता है, रिस्टोरेटिव हो सकता है, रेट्रीब्यूटिव हो सकता है। तो बेसिकली जो मेनली होते हैं 4 प्रकार के पनिशमेंट के टाइप्स होते हैं। तो डेटरेंट का मतलब होता है कि जैसे कि ऐसा पनिशमेंट हो एग्जाम्पलरी टाइप का, कि मतलब दोबारा ऐसा ना हो, एक एग्जाम्पल सेट हो सके सोसाइटी में, ताकि मतलब कोई ऐसा ऑफेंडर दोबारा वो चीज ना करे। तो जैसा कि निर्भया रेप केस था, तो दैट वाज आल्सो एन एग्जाम्पलरी डिसीजन और डेटरेंट डिसीजन टू अवॉइड सच रेप केसेस इन फ्यूचर। बट ऐसा हुआ नहीं, हम उसको आगे बात भी करेंगे इसके रिगार्डिंग, लेकिन ये होता है डेटरेंट, ठीक है। डेटरेंट का मतलब, ठीक। रिहेबिलिटेटिव मतलब इस तरीके से पनिशमेंट दिया जाता है ताकि रिहेबिलिटेट किया जा सके उसको, मतलब फिर से मेन स्ट्रीम में उस क्रिमिनल को लाया जा सके, मतलब ये थोड़ा रिफॉर्मेटिव टाइप का है, ठीक है, जो रिहेबिलिटेटिव है, ओके। अब जो तीसरा है वो रिस्टोरेटिव। रिस्टोरेटिव इस तरीके से पनिश किया जाता है ताकि जो मतलब जो क्या नाम है, अरे लॉस हुए हैं विक्टिम को कहीं ना कहीं स्टोर किया जा सके, रिस्टोर किया जा सके। और रेट्रीब्यूटिव, रेट्रीब्यूटिव जो होता है प्रतिशोधात्मक तरीका होता है, मतलब बदला वाला, ठीक पूरा। तो इसे हम रेट्रीब्यूटिव में आई फॉर एन आई, मतलब अगर आपने किसी की जान ली है तो जान उसका भी लिया जाएगा, ठीक है, उसके बदले में। तो इस प्रकार का जो पनिशमेंट होता है वो रेट्रीब्यूटिव होता है। रेट्रीब्यूटिव इंडिया में नहीं लागू होता, ठीक। मैक्सिममली डेटरेंट होता है। डेटरेंट उस टाइम यूज होता है जब कोई क्या नाम है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस आ जाए, और रिहेबिलिटेटिव भी होता है, ट्राई करते हैं कि ताकि मेन स्ट्रीम में आ जाए। बट रेट्रीब्यूटिव तो भाई बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं कि अगर किसी ने मारा है तो उसे मार ही देना है। एन आई फॉर आई नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये सब सऊदी अरेबिया और जो अरेबियन कंट्रीज है वहाँ पर फॉलो होता है रेट्रीब्यूटिव, ओके। अब एक चीज़ है कि मार्च 2023 में एक बॉडी स्टैब्लिश हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, जिसका नाम था मालीमत कमेटी। तो यह कमेटी जो था वो था अपने इंडिया के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के रिफॉर्म के रिगार्डिंग, ठीक है। तो मालीमत कमेटी के द्वारा एक रिपोर्ट इशू किया गया था, और उसमें लिखा गया था कि देयर इज अ नीड टू इंट्रोड्यूस गाइडलाइंस ऑफ सेंटेंसिंग टू मिनिमाइज। तो इसमें सीधा था कि हमें एक जरूरत है एक गाइडलाइंस की, जो कि इशू किया जाए, ताकि ये इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि जो हमारे यहाँ अनसर्टेनिटी है कि कभी जज साहब किसी को सेम ऑफेंस के लिए कम पनिशमेंट दे देते हैं, कभी ज़्यादा दे सकते हैं, तो उन सारी चीज़ों को बैलेंस आउट किया जा सके, केटर आउट किया जा सके, उनको मतलब सॉल्व किया जा सके, ओके। तो ये चीज़ें इसमें कही गई थी, और इसमें कहा गया था, ऑब्जर्व भी किया गया था कि जनरली हमारे इसमें क्या है कि क्या कहते हैं कोर्ट्स में या भारतीय न्याय संहिता में अगर देखा जाए, चाहे आईपीसी में पहले भी और अभी भारतीय न्याय संहिता में भी मैक्सिमम और मिनिमम पनिशमेंट डिफाइंड है। तो इससे क्या है कि वहाँ पर लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी आ जाता है, ठीक, वहाँ समानता नहीं रह जाता है, मतलब जब पनिशमेंट अवार्ड होता है तब, ठीक है। और इससे एक चीज़ और होता है कि जो जजेज होते हैं उनके पास एक वाइड डिस्क्रिशनरी पावर आ जाता है, मतलब कि अब वो चाहें तो मतलब जिसको क्या नाम है कम भी दे सकते हैं सेम फैक्ट एंड सर्कमस्टांस पे, कोई जैसा आप थोड़ा ज़्यादा दे रहे हैं। तो इसलिए इस अनसर्टेनिटी को खत्म करने के लिए कुछ गाइडलाइंस इंट्रोड्यूस हो, इसके रिगार्डिंग मालीमत कमेटी का रिकमेंडेशन था, ओके। इसी रो में 2008 में एक अनदर कमेटी बैठाई जाती है जिसका नाम था माधव मेनन कमेटी, ठीक है। यह भी क्रिमिनल जस्टिस पॉलिसी के रिगार्डिंग था, जिसने मालीमत कमेटी में जो बातें कही गई उसको रिअफर्म किया दोबारा, मतलब इस पर एम्फेसिस किया कि वी नीड स्टैट्यूटरी सेंटेंसिंग गाइडलाइन। अब इसने डायरेक्टली कहता है कि हमें भैया पार्लियामेंट के द्वारा स्टैट्यूटरी मतलब क्या हो, इंस्टीट्यूट में आए, मतलब कि पार्लियामेंट बनाए, तो हमें कोई एक पार्लियामेंट्री सेंटेंसिंग गाइडलाइंस चाहिए, ताकि ये जो क्या नाम है अनसर्टेनिटी है, इतना सारा वाइड डिस्कशनरी पावर है जजेस साहब के पास, वो सब कहीं ना कहीं बैलेंस हो सके, सब में यूनिफॉर्मिटी आ सके, ठीक है। तो सेंटेंसिंग सिस्टम में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए दोनों कमिटीज बैठाई गई, मतलब दोनों कमिटीज बैठाई गई थी, और दोनों कमिटीज के द्वारा यूनिफॉर्मिटी लाने के रिगार्डिंग मतलब थोड़ा एम्फेसिस किया गया उनके द्वारा, मतलब क्या कहते हैं उसको, रिपोर्ट्स दिए गए, ओके। नाउ लेट्स सी रेस्ट ऑफ द पार्ट। अब जो केस है सोमन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, तो इसमें क्या कहा गया था कि इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई प्रिंसिपल्स दिए ताकि इनका यूज हो सके जब जज साहब अपना डिस्कशनरी पावर यूज करते हैं तब, ठीक है। तो इसमें जो जनरल प्रिंसिपल थे वो थे प्रोपोर्शनलिटी, डेटरेंस एंड रिहेबिलिटेशन। तो कुल मिला के इसमें कुछ जनरल प्रिंसिपल दिए गए कि जज साहब जब अपना डिस्कशनरी पावर यूज करें सेंटेंसिंग के दौरान, तो इन सारी चीज़ों का यूज, मतलब इन सारे प्रिंसिपल का भी ध्यान रखें। तो प्रोपोर्शनलिटी प्रिंसिपल जो है वो एग्रीवेटिंग एंड मिटिगेटिंग फैक्टर्स शुड बी कंसिडर्ड। तो जो प्रोपोर्शनलिटी क्या नाम है प्रिंसिपल है, उसके अकॉर्डिंग ऐसा है कि मतलब जब भी क्या नाम है सेंटेंस किया जा रहा है, ठीक है, तो उसमें एग्रेवेटिंग और मिटिगेटिंग फैक्टर को भी माना जाना चाहिए, ठीक है। तो मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस जो होते हैं वो क्रिमिनल से रिलेटेड होते हैं, और एग्रेवेटिंग सर्कमस्टांसेस होते हैं जो क्राइम से रिलेटेड होते हैं। अब मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस मतलब, अब मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस में देखा जाएगा कि क्या कहते हैं कि जो ऑफेंडर है उसने किस सर्कमस्टांस में क्या नाम है मर्डर कमिट किया, कुछ भी किया, ठीक है, कोई ऑफेंस कमिट किया, तो कुल मिला के मतलब उसका क्या क्रिमिनल हिस्ट्री है, मतलब कुल मिला के जो उसका बैकग्राउंड है क्रिमिनल का, या कौन से सर्कमस्टांसेस है जिसकी वजह से उसने कमिट किया, उन सारी चीज़ों को हम मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस में लाते हैं। वहीं पर जो एग्रेवेटिंग सर्कमस्टांस होते हैं, मिटिगेटिंग मतलब क्या कि उसका पनिशमेंट कम हो जाए, एग्रेवेटिंग मतलब क्या कि जो नॉर्मल मर्डर है उसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर में चला जाए, रेयरेस्ट ऑफ रेयर में जाने के बाद कोई भी व्यक्ति बचता नहीं, उसे पक्का कैपिटल पनिशमेंट और डेथ पेनल्टी दी जाती है। तो इसमें क्या कहा गया कि जो एग्रेवेटिंग सर्कमस्टांस है क्राइम से रिलेटेड, जैसे देखो अब जो मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस है क्रिमिनल से, क्योंकि जैसे देखो उसका कोई मतलब क्रिमिनल हिस्ट्री है कि नहीं, क्या उसने क्या नाम है ग्रेव एंड प्रोवोकेशन में किया, ठीक है, इन सारी फैक्टर को कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। लेकिन यहीं पर जो एग्रेवेटिंग सर्कमस्टांसेस होते हैं कि मतलब जैसे क्या मर्डर या रेप करते टाइम उसको कई टुकड़ों में काटा गया था, क्या ब्रुटलिटी दिखाई गई थी, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर कंसीडर किया गया था।
तो इसीलिए इस केस में कहा गया था कि जो क्या नाम है एग्रेवेटिंग एंड मिटिगेटिंग फैक्टर्स को इंक्लूड करना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए, ठीक है, जब भी मतलब डिसीजन है। और इसके पैरा 12 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि देखो हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसका कोर या हार्ट जो है वो यही है कि हम भाई जो ऑफेंडर्स उन्हें पनिश करें, लेकिन हमारी कंट्री में जो एडमिनिस्ट्रेशन है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का उसका बहुत वीकेस्ट है, ठीक है। और कोई भी हमारे पास ना कि जज साहब मतलब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या पार्लियामेंट के द्वारा, मतलब ना लेजिस्लेटिव ना जुडिशियल कोई गाइडलाइंस है ताकि वो असिस्ट कर सकें ट्रायल कोर्ट को कि वह कब कैसा पनिशमेंट दे और उससे उसको कैसे कैटर करे, ओके। इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग कोई भी गाइडलाइन नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसमें वंस अगेन जो माधव मेनन के कमेटी में या मालीमत कमेटी में बातें कही गई थी या रिपोर्ट लगाए गए थे उसके रिगार्डिंग इसमें भी बातें हुई, और इसमें कहीं ना कहीं एक बार जो प्रोपोर्शनलिटी प्रिंसिपल को जिसमें एग्रेवेटिंग एंड मिटिगेटिंग फैक्टर हैं उनको कंसिडर करने की बात की गई। अब चलते हैं दूसरे केस में जो है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस प्रेम सागर। तो इसमें भी कहा गया कि हमारे जुडिशियल सिस्टम में अभी तक कोई भी हम लोग अभी तक इस तरीके एबल नहीं हो पाए हैं ताकि कोई लीगल प्रिंसिपल डेवलप कर पाए रिगार्डिंग सेंटेंसिंग, ठीक है। और सुप्रीरियर कोर्ट केवल ऑब्जर्वेशन देता है, और अभी तक हमारे पास कोई भी ऐसी गाइडलाइन नहीं है कि मतलब कब कितना पनिशमेंट देना है या इंपोज करना है एक ऑफेंडर पे, ठीक है। तो इसमें इस चीज़ को बात की गई, और उसमें यह भी कहा गया कि हमें बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे पास एक मतलब क्या कहते हैं सेंटेंसिंग पॉलिसी होनी चाहिए, ठीक है, जो कि क्या नाम है रिकमेंड किया गया था माधव मेनन कमेटी और मालीमत कमेटी के द्वारा भी। तो कुल मिला के दोनों जो केसेस थे वो कहीं ना कहीं सेंटेंसिंग पॉलिसी में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए बात की गई, और कहा गया चाहे हमारे पास कोई लेजिस्लेटिव या क्या नाम है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस होना चाहिए, ठीक है, इसके रिगार्डिंग कब कितना पनिशमेंट दिया जा सकता है और कैसे यूनिफॉर्मिटी लाएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी रेस्ट ऑफ द पार्ट। तो दोस्तों जो हमारा भारतीय न्याय संहिता है उसमें भी मैक्सिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब है, और जो मिनिमम है वो कहीं ना कहीं जजेस के डिस्क्रिप्शन के ऊपर दिया गया है, ठीक है। तो जज साहब के पास मतलब हर एक मीन्स है ताकि वे अपना एक ओपिनियन फॉर्म कर सकें और एक पार्टिकुलर केस में वो मतलब जस्टिस दिला सकें। तो अगर ऑफेंस जब ऑफेंस ग्रेव है नेचर का तो उसमें मैक्सिमम एंड द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ पनिशमेंट भी प्रिस्क्राइब है, ठीक है। तो कुल मिला के कहने का मतलब कहीं भी जैसे पहले वाला अगर हम आईपीसी पढ़े तो उसमें भी मिनिमम और मैक्सिमम ही था, अब जो नया आया है उसमें भी मिनिमम एंड मैक्सिमम ही दिया है पनिशमेंट। तो कहीं ना कहीं अभी भी डिस्क्रिप्शन जो है जज साहब का सेंटेंसिंग के रिगार्डिंग वो बहुत सारा दिया गया है, ठीक है। तो अब एक केस पढ़ते हैं जो है सीबू मुन्नीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, हाँ एमपी है, एमपी हाईकोर्ट का जजमेंट है, इसमें 3 जजेस का बेंच था। तो एमपी हाईकोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया कि कुछ स्कीम ऑफ पनिशमेंट। तो इसमें कहा गया पहला पॉइंट जो है बताता है कि जो ऑफेंस का क्लासिफिकेशन है वह ठीक है इस रेफरेंस के साथ है बना है, इस रेफरेंस के साथ कि मैक्सिमम पनिशमेंट के लिए ही लो ऑफेंडर लायबल हो ताकि वह रिसीव कर सके उसको, ठीक है। मतलब इससे कहने का मतलब है कि क्लासिफिकेशन जो ऑफेंस का हुआ है या बना है ये इस रेफरेंस के इस तरीके से बना है कि जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वह ऑफेंडर रिसीव कर सके जिसके लिए वह लायबल है, ठीक है। अब जो दूसरा है वह बताता है कि जो डेथ पेनाल्टी के केस में, ठीक है, जो मतलब ऐसा केस जिसमें डेथ पेनाल्टी और लाइफ इंप्रिजनमेंट हो किसी भी सेक्शन में, तो इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ जो होगा वह एक अल्टरनेटिव मतलब अल्टरनेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब अगर कहीं किसी व्यक्ति को एक केस में क्या डेथ पेनाल्टी भी दिया जा सकता है और लाइफ इंप्रिजनमेंट भी दिया जा सकता है, तो उसमें अगर जज साहब चाहें तो जो डेथ पेनाल्टी का अल्टरनेटिव होगा वो केवल क्या होगा, लाइफ इंप्रिजनमेंट होगा, ये बताया गया इसमें। और इसमें कहा भी गया है कि जो डेथ पेनाल्टी है वह केवल तब दिया जाएगा जब रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस हो तब, ठीक है। और डेथ पेनाल्टी देने से पहले जज साहब को जो फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस है या नेचर ऑफ द केस है उसको भी ड्यू रिस्पेक्ट या इंपॉर्टेंट देना होगा, तो ये चीज़ में बताया गया, ठीक है। और फिर इसमें कैटेगराइजेशन कर दिया गया है कि मतलब कि इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ मीन्स क्या होता है, तो रिग्रेस इंप्रिजनमेंट फॉर 14 ईयर्स। अभी तो इसमें दिया गया है 14 ईयर्स, लेकिन इन रियलिटी ये बहुत पुराना केस है ना। देखिए इसमें एमपी का ये 60 के अराउंड 60 के ही अराउंड का केस है, ठीक है, 60-70 के बीच का ही। तो कुल मिला के उस टाइम का टाइम था तो उस टाइम इसको माना गया था, लेकिन अब इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ का मतलब होता है कि जब तक आप मर नहीं जाएंगे वहाँ पर, मतलब आपकी लास्ट ब्रीथ तक, ठीक है, जब तक आप लास्ट तक सांस लेंगे तब तक आपको इंप्रिजनमेंट रहेगा। और इसको हम पढ़ेंगे, उसमें छूट भी कम्यूट भी किया जा सकता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसको हम आगे देखेंगे। और फिर इसमें बताया गया है कि जो इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इंप्रिजनमेंट के भी डिफरेंस, तो इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ का जो होता है वो एक रिग्रेस और इंप्रिजनमेंट होता है टिल लास्ट ब्रेथ। तो ये देखो जो इंप्रिजनमेंट होता है फॉर लाइफ वो रिग्रेस होता है, सिंपल इंप्रिजनमेंट नहीं होता, ये जब तक आप जिंदा रहेंगे, जब तक आपकी आखिरी सांस चलेगी तब तक रहेगा। वहीं पर अगर हम इंप्रिजनमेंट देखें तो इंप्रिजनमेंट जो होता है वह उसका ड्यूरेशन 24 घंटे से लेकर 14 साल हो सकता है, सॉरी हाँ 14 साल हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ बताता है। और इसमें लास्टली बताया गया कि कोई भी ऑफेंस जो फाइन से पनिशेबल है, ठीक है, तो इसका मतलब कि उसका मैक्सिमम पनिशमेंट या पेनल्टी फाइन ही हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ इसमें बताया गया। तो ये जो सिब्बू मुन्नीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का केस था, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब जो दूसरा केस है स्टेट ऑफ एचपी वर्सेस निर्मला देवी, इसमें भी बताया गया 2017 का केस है।
इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट हैज डिस्क्रिप्शन टू गिव पनिशमेंट एज पर द स्कीम प्रोवाइडेड अंडर अ कोर्ट। तो इसमें बताया गया कि देखो जो ट्रायल कोर्ट है, अगर ट्रायल कोर्ट को पावर दिया जा रहा है कि ये चीज़ मतलब ये पनिशमेंट दे सकता है, ठीक है, एज पर द भारतीय न्याय संहिता, तो ये उसका डिस्क्रिशनरी पावर है, मतलब वो दे सकता है, ठीक, उसको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। मतलब वो तो कंफर्मेशन बाद में लिया जाता है हाईकोर्ट का डेथ पेनल्टी में, लेकिन इन जनरल जिसके लिए उस वह लाइबल है या जो मतलब जिसके लिए उसके हाथ में पावर है ट्रायल कोर्ट के पास, उस चीज़ का डिस्क्रिप्शन वह यूज कर सकता है, पनिशमेंट दे सकता है, ठीक है। अब ये जो लिखा है स्कीम प्रोवाइडेड अंडर द स्कीम, मतलब क्या हो कि उसमें कौन कौन से टाइप के पनिशमेंट दिए गए, वही चीज। ओके, नाउ लेट्स मूव एड एंड सी रेस्ट ऑफ द पार्ट। अब स्टेट ऑफ एचपी वर्सेस निर्मला देवी का केस, जो कि इसमें कहा गया था कि अपीलेट कोर्ट अपना पावर एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मतलब जो अपीलेट कोर्ट अपना पावर स्टेट्यूटरी स्कीम के बियॉन्ड नहीं करेगा, मतलब जो भैया क्या नाम है आईपीसी में दिया है या पहले आईपीसी में दिया था, अब भारतीय न्याय संहिता में दिया है, उसी के अकॉर्डिंग वह अपना पावर एक्सरसाइज करेगा। एक उदाहरण के लिए जैसे कि अगर कोई मतलब सजा मिलना चाहिए जिसमें क्या नाम है इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों है, तो ऐसा नहीं कि अपीलेट कोर्ट उसको केवल फाइन कर दे। लेकिन अगर वहीं पर ऐसा होता कि फाइन और इम्प्रिजनमेंट तो एक कर सकता था, लेकिन अब अगर वहाँ पर इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन है, एंड फाइन मतलब दोनों बोथ हो जाएगा, एंड का मतलब बोथ होता है, ठीक है। तो दोनों जब है तब वह केवल फाइन नहीं दे सकता, ठीक है। और वहीं पर किसी भी ऑर्डर को वह अल्टर नहीं कर सकता जिसका दुष्प्रभाव या कॉन्सिक्वेंस ऐसा हो कि जो ऑर्डर हो एक अनजस्ट और अनफेयर हो। तो मतलब कहीं ना कहीं जस्टिस को इंश्योर करना है, ठीक है, हर एक मतलब जो भी वह डिसीजन लेगा, ठीक है, या जो भी एक्शन लेगा किसी ऑर्डर को अल्टर करने के लिए। तो मुझे लगता है आपको स्टेट ऑफ एचपी वर्सेस निर्मला देवी भी समझ में आ गया होगा। अब जो अनदर केस है वह संगीत एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। तो इसमें नोट किया गया कि जो अप्रोच लेट डाउन किया गया था या दिया गया था बच्चन सिंह वाले केस में, उसको बाद में कोर्ट के द्वारा पूरी तरीके से अडॉप्ट नहीं किया गया, और जो मिटिगेटिंग और एग्रेवेटिंग फैक्टर्स हैं उनको कंसिडर करना था बैलेंस वे में, ठीक है। और मतलब जो भी है दोनों मिटिगेटिंग और एग्रेवेटिंग फैक्टर्स दोनों को हमें कंसिडर करना है और बैलेंस वे में करना है जब भी पनिशमेंट किसी एक्यूज को दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज इस केस में हेल्ड हो। नाउ लेट्स सी रेस्ट ऑफ द पार्ट। अब इसमें हम पढ़ेंगे डेथ सेंटेंस के बारे में कि डेथ सेंटेंस है क्या। तो डेथ सेंटेंस का मतलब होता है कि पनिशमेंट जो कि सैंक्शन किया गया है गवर्नमेंट या ऑर्डर किया गया है कोर्ट के द्वारा, जहां पर एक व्यक्ति को ए पर्सन इज पुट टू डेथ, मतलब उसे मार दिया जाता है, ठीक है। किसके लिए? फॉर अ क्राइम एक्टेड बाय, मतलब जो भी वो क्राइम किया उसके लिए, और इसको हम कैपिटल पनिशमेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये जो डेथ सेंटेंस दिया जाता है इसको जो प्रैक्टिस में लाया जाता है उसे हम एग्जीक्यूशन कहते हैं। सो द एक्ट कैरिंग आउट सच प्रैक्टिस इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मतलब द डे व्हेन द कन्विक्टेड पर्सन जिसे हम डेथ पेनल्टी अवार्ड किया गया है उसकी हैंगिंग होती है, उसे एग्जीक्यूशन डेट एग्जीक्यूशन कहते हैं। तो इंडिया में डेथ पेनल्टी जो है किस तरीके से होता है? हैंगिंग के द्वारा, मतलब उसको लटका दिया जाता है रस्सी के द्वारा, ठीक है। लेकिन अन्य कंट्रीज में डेथ सेंटेंसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए स्टोनिंग, साउइंग, ब्लोइंग फ्रॉम अ गन, लीथल इंजेक्शन, इलेक्ट्रोक्यूशन, मतलब कि स्टोनिंग मतलब पत्थर मार के उसको पत्थरबाजी उस पर करवा दो, या उसके ऊपर गन शूट कर दो, या मतलब कोई जानलेवा इंजेक्शन लगवा दो, या इलेक्ट्रोक्यूशन मतलब कि उसको इलेक्ट्रिसिटी से द्वारा झटके से मरवा दो। तो ये सब होता है, लेकिन इंडिया में ये सब नहीं, इंडिया में केवल मेथड ऑफ हैंगिंग फॉलो किया जाता है, ओके। अब केस आता है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो इसमें कोर्ट ने कहा था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि कैपिटल पनिशमेंट मतलब डेथ पेनल्टी जो होगा उसे केवल रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में दिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इस केस में जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर है उसका वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, मतलब किसे हम रेयरेस्ट ऑफ रेयर कहेंगे, उसके बारे में कोई चीज भी ना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रोवाइड किया गया, ना लेजिस्लेचर के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर मतलब जब कलेक्टिव कंसाइंस सोसाइटी की शौक हो जाए तो उसे हम रेयरेस्ट ऑफ रेयर कहेंगे, जैसे निर्भया गैंग रेप केस जो दिल्ली का था, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये केस बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव अहेड। अब आता है जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस। तो इसमें क्या कहा गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो अप्रोच है कैपिटल पनिशमेंट इंपोज करने का, वह बैलेंस होना चाहिए मिटिगेटिंग और एग्रेवेटिंग फैक्टर ऑफ क्राइम को लेके, ठीक है। और इसमें बच्चन सिंह में और इस केस में कहा गया कि बच्चन सिंह पहला केस था जिसमें यह अप्रोच जो था वो क्वेश्चन में लाया गया था, ठीक। तो ये चीज़ है, ठीक है। और एक चीज़ और इसमें कहा गया कि जो कैपिटल पनिशमेंट हो वह केवल स्पेशल केसेस में दिए जाने चाहिए बस। तो एग्रेवेटिंग एंड मिटिगेटिंग फैक्टर को कंसिडर में लाना चाहिए या उसको कंसिडर करना चाहिए जब सेंटेंस दिया जा रहा है तब, और केवल स्पेशल केसेस में ओनली कैपिटल पनिशमेंट देना चाहिए। ये चीज़ जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में हेल्ड हुआ। और जो अन्य केस है वह है संगीत एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें क्या कहा गया, कोर्ट ने नोट किया कि जो अप्रोच बच्चन सिंह केस में लेट डाउन किया गया था उसे फुली अडॉप्ट नहीं किया गया है, और कोर्ट आज भी कहीं ना कहीं क्राइम को प्राइमेसी या मुख्यता दी जा रही है, प्रधानता देती है, लेकिन सर्कमस्टांस क्या थे क्रिमिनल के उसको नहीं ध्यान देती। मतलब अगर आपने एक मर्डर कर दिया तो आज भी कहीं ना कहीं कोर्ट्स बस आपके ऊपर मतलब मर्डर के केसेस चार्ज कर देते थे, ना कि इतना ज़्यादा ध्यान देते कि भैया आपका कंडीशन कैसा था, आप किस परिस्थिति से गुजर रहे थे, या कौन से सर्कमस्टांसेस थे जो आपको यह कृत्य करने के लिए प्रेरित किए, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें कहा गया। और कहा गया कि जो मिटिगेटिंग एंड एग्रेवेटिंग फैक्टर का बैलेंस की बात हुई थी
उसको कहीं ना कहीं अब क्या कहते हैं बैक सीट में, मतलब पिछले कहे तो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, ठीक है। और इसको अब जब भी पनिशमेंट ऑर्डर किया जाता है तो उसे फॉलो नहीं किया जाता। कहीं ना कहीं इसमें एक कंसर्न जताया गया कि जो मतलब बैलेंस अप्रोच अपनाना चाहिए मिटिगेटिंग एंड एग्रीवेटिंग फैक्टर्स का, उसको यहाँ पर नहीं फॉलो हो रहा है। उसके रिगार्डिंग संगीत एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में कंसर्न जताया गया। अब एक चीज देखते हैं कि डेथ पेनाल्टी देते टाइम एक्सेप्शन क्या है। तो एक्सेप्शन है जब डेथ पेनाल्टी नहीं होगा तो वो है इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड, जब कोई मतलब पागल हो, इंसान होता, और जब कोई प्रेग्नेंट वुमन, गर्भवती महिला हो, या माइनस हो, या कोई बच्चा हो, तो ये सारे कुछ मतलब एक्सेप्शन है जहाँ पर डेथ पेनाल्टी नहीं दिया जा सकता। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी रेस्ट ऑफ द पार्ट। अब इसमें हमें देखना है कि क्या नाम है, क्या प्रोसीजर है डेथ पेनाल्टी देने का। तो इंडिया में भाई इसको एग्जीक्यूट करने के लिए दो प्रक्रिया है। पहला है हैंगिंग बाय नेक टिल डेथ, वही जैसा आप कहते हैं ना जब पेन तोड़ते हैं कि मतलब जब तक इसको लटकाना है जब तक मर ना जाए, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा इंडिया में प्रैक्टिस होता है, ठीक, कोर्ट के द्वारा। और बीइंग शॉट टू डेथ, कई बार क्या होता है, कुछ डिफाल्टर होते हैं, कुछ ऑफेंडर्स होते हैं जो भाग जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोर्ट या बहुत ज्यादा बड़े नामी गुंडे हो जाते हैं, वांटेड हो जाते हैं, तो उनमें क्या होता है कोर्ट के द्वारा जारी कर दिया जाता है आदेश कि शूट एट साइट, मतलब जहां मिले वहां शूट कर दो। तो ये तो बहुत मिनिमल यूज होता है, लेकिन जो हैंगिंग बाय नेक टिल डेथ है ये मोस्ट प्रैक्टिस एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ पेनाल्टी है, डेथ सेंटेंस है इंडिया में, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अभी भी समझ में आ गया होगा। एक चीज और देखें कि जो प्रिजन मैनुअल है हर एक स्टेट का, डिफरेंट स्टेट का हमारे इंडिया में, वह एक डिटेल इंस्ट्रक्शन देता है कि एग्जीक्यूशन कैसे होगा और उसमें कौन कौन से पार्टिकुलर्स या चीजें आएंगी उनके बारे में बताया गया है। तो इसमें बताया गया है कि अगर कोई प्रिजनर है जिसको डेथ सेंटेंस के लिए कन्विक्ट कर गया है तो उसे प्रॉपर खाना मतलब डाइट दिया जाएगा और उसे कम से कम एक दिन में 2 बार एग्जामिन किया जाएगा। और जो ऑफिसर है प्रिजनर का, ठीक है, प्रिजन का वह सेटिस्फाई करेगा, मतलब अपने आप को इंश्योर करेगा कि जो प्रिजनर है उसके पास कोई भी ऐसा चीज नहीं है, आर्टिकल नहीं है जिससे वह सुसाइड का अटेम्प्ट कर सकता है। और जो दूसरा पार्टिकुलर है वह है कि रोप का डिस्क्रिप्शन, मतलब कितना लंबा है, क्या है, जो भी कहाँ लाया गया, ये सारा चीज, और उसका टेस्ट भी होगा ताकि मतलब वो एग्जीक्यूशन के टाइम दिक्कत ना हो। तो ये दूसरा हो गया। और रेगुलेशन ऑफ ड्रॉप वाइल एग्जीक्यूटिंग द हैंगिंग, तो जो डंडा नहीं तो खींचते हैं बस खट से नीचे चला जाता है, वो वाला मतलब कि उसके रेगुलेशन के रिगार्डिंग भी जो चीजें दी गई हैं वो किसमें दी होती है, प्रिजन मैनुअल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया उसमें दी होती हैं। और टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन भी उसमें होता है, ठीक है। तो कुल मिला के डिफरेंट पार्टिकुलर्स हैं जो कि एग्जीक्यूशन के टाइम यूज होते हैं, जो कि प्रिजन मैनुअल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स हैं उनके उसमें दिए हुए हैं। तो मोरलेस सभी लगभग सेम ही है। तो नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी रेस्ट ऑफ द पार्ट। अब क्वेश्चन आता है कि भाई जो डेथ पेनाल्टी दिया जा रहा है क्या कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। तो इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी और डेथ पेनाल्टी देखेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिबेट है और ये डिबेट बहुत टाइम से चलता आ रहा है कि क्या डेथ पेनाल्टी हमारे राइट टू लाइफ को अफेक्ट नहीं करता, फंडामेंटल राइट टू लाइफ को मतलब वायलेट नहीं करता। तो इससे चलता आ रहा है। तो इसमें हम देखेंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इसके रिगार्डिंग क्या सोचना है, क्या गाइडलाइंस है, तो इसमें देखते हैं। ओके, तो दोस्तों जो ये डेथ पेनाल्टी है, ठीक है, ये जो मोड है पनिशमेंट का, यह हमें ब्रिटिश इरा से, मतलब जब अंग्रेज हमारे यहाँ थे तब से चला रहा था। अरे भाई अब तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अंग्रेज के टाइम में क्या होता था कि मतलब जनता को डराने के लिए कि ऐसा कोई कदम ना उठाए, व्यक्ति को पब्लिक हैंगिंग करते थे, जो कि अब इंडिया में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। पब्लिक हैंगिंग नहीं होता है, अब उसको जेल के अंदर जहाँ फांसी वाला एरिया होता है वहाँ जाके वहाँ फांसी दिलवा देता है, लेकिन पब्लिक हैंगिंग नहीं होता। यहाँ तक कि ये लोग इतना मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा क्या नाम है ब्रिटिशर्स मानते हैं कि हम बहुत अच्छे डिसिप्लिन्ड ये वो हैं, बहुत आगे डेवलप्ड जस्टिस सिस्टम को लाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके द्वारा भाई इतना मतलब वो जो सिल्वर से जो जेल जो था अंडमान निकोबार में, काला पानी का सजा सबसे गंदा सजा था भाई, ठीक है। तो ये चीज़ है कि जो डेथ पेनाल्टी का कॉन्सेप्ट है पनिशमेंट का, वो ब्रिटिश तरह से हमारे इंडिया में, ठीक है। और बहुत सारी कंट्रीज इसको एबोलिश कर दी हैं, और मुझे लगता है इंडिया में भी काफ़ी हद तक इसको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे तो एक जजमेंट में बताया भी गया है कि भाई डेथ पेनाल्टी इज नॉट एब्सोल्यूट सोल्यूशन टू डेटर द क्राइम। और जो सच्चाई भी है, क्योंकि अगर देखो बहुत पहले अगर कोई भी रेप केस हुआ तो क्या आज नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें दूसरा अल्टरनेटिव सोचना चाहिए कि क्या हम केवल फांसी देके व्यक्तियों को मार के ही इसको क्या नाम है सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग हमें बात करना है। तो कई कंट्रीज में इसको एबॉलिश कर दिया गया है, लेकिन जो अरब कंट्रीज हैं वहाँ पर अभी रेट्रीब्यूटिव पनिशमेंट जो है प्रतिशोधात्मक जो दंड है वह दिया जाता है, जिसमें आई फार एन आई, मतलब कि एक आंख की आंख के लिए नहीं, मतलब कहने का मतलब अगर आपने मारा है तो उसको मारना है, खून का बदला खून, उस तरीके का कॉन्सेप्ट यूज होता है, जो कि इंडिया में नहीं होता। इंडिया में केवल क्या नाम है डेथ पेनाल्टी में हैंगिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नाउ अब देखते हैं मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। तो इसमें क्या था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ड्यू प्रोसेस का कॉन्सेप्ट लाया था। तो पहले क्या होता था, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाई लॉ होता था। प्रोसीजर स्टैब्लिश बाई लॉ का मतलब ये होता था कि अगर कानून बन गया तो चाहे जस्ट फेयर है, चाहे वह है या नहीं है, या आर्बिट्रेरी है, तब भी उसे माना जाएगा। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा कि जो प्रिंसिपल ऑफ कोई भी प्रिंसिपल होगा वही ड्यू प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाई लॉ नहीं होगा, क्योंकि हमें अपने जुडिशियल सिस्टम में जस्टिस एंड फेयरनेस और प्लस नॉन आर्बिट्रेरीनेस को लाना है, ठीक है। तो इसमें बताया गया कि ड्यू प्रोसेस ही एक तरीका है जिसके द्वारा स्टेट सिटीजन के राइट को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, ठीक है। और डेथ पेनाल्टी में भी ड्यू प्रोसेस लागू होता है। इसका कुछ एग्जांपल देख लें, क्योंकि डेथ पेनाल्टी केवल रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में दिया जाता है जब कलेक्टिव कंसाइंस ऑफ सोसाइटी गेट सॉल्व्ड, ठीक है, जब कोई पूरा समुदाय का मतलब
पूरे समुदाय को एक बड़ा झटका लगता है। जैसे देखो कि मतलब क्या कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। जैसे अगर एग्जांपल देंगे तो बहुत बड़ा एग्जांपल हमारे बीच में रहा है जो कि दिल्ली का निर्भया रेप केस था। तो कहीं ना कहीं पूरे सोसाइटी के रूह को कपा देने वाला था, ठीक है। तो उस केस में ही डेथ पेनल्टी दिया जा रहा है इंडिया में। और इसमें एक चीज़ और है कि उसके पास राइट टू हर्ड होता है ऑप्शन, मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट उसको मार दिया जाता है, पहले उसकी सुनी जाती है, ठीक है। और ऐसा भी है कि इसको ऐसा नहीं कि अगर ट्रायल कोर्ट ने दे दिया तो कहानी खत्म, ट्रायल कोर्ट दे सकता है, लेकिन उसके बाद हाई कोर्ट का कंफर्मेशन आएगा, और इवन हाई कोर्ट ने कंफर्म कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट में अपील में जा सकता है। और इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा दे दी है, फाइनली कंफर्म कर दिया, अपील कर दिया गया है, चाहे मतलब ट्रायल कोर्ट या हाई कोर्ट के डिसीजन को। तब भी जो व्यक्ति है वह जा सकता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास कि वह उसके मतलब सेंटेंस को कम्यूट कर दे या फॉरगिव कर दे। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि जो हमारे यहाँ डेथ पेनल्टी लगती है या डेथ क्या नाम है कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है, उसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होता है। और अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होता है मींस इट इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी रेस्ट ऑफ द पार्ट। अब जब मोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस आता है तो इसमें क्या था कि इसमें आर्गू किया गया था कि जो डेथ पेनल्टी है वह किसको, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 को वायलेट करता है। लेकिन इसमें 5 जजमेंट थे, तो सभी ने एक मत होकर, अनानिमस मतलब एक मत होकर एक साथ, मतलब इसमें कोई स्प्लिट जजमेंट नहीं था कि एक व्यक्ति को दूसरा बोला, सब लोग एक मत होकर इसको रिजेक्ट करते हैं और कहते हैं कि क्या नाम है जो ये डेथ पेनल्टी है ये आर्टिकल 14, 19, 21 को वायलेट नहीं करता है। और इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि जो डेथ सेंटेंस है वह कोर्ट की चॉइस, कोर्ट जब चूज करता है, ठीक है, जब वह इस चीज़ के लिए इंश्योर हो जाता है कि जो सर्कमस्टांसेस या नेचर या फैक्ट जो केसेस के हैं वह हमें इंडिकेट करते हैं कि इसमें डेथ पेनल्टी देना ही है। तो कहने का मतलब कुल मिला के इसमें भी बताया गया कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ इंडिया में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होता है जब डेथ पेनल्टी दी जाती है। तो इसलिए इसमें बताया गया कि जो क्या नाम है डेथ पेनल्टी है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। नाउ लेट्स सी अनदर केस जो है राजेंद्र प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो इसमें जस्टिस कृष्णा अय्यर के द्वारा इस चीज़ पे स्ट्रेस किया गया था कि डेथ पेनल्टी जो है वह आर्टिकल 14, 19, 21 को वायलेट करता है। और जस्टिस कृष्णा अय्यर जी ने 2 कंडीशन दिए थे जहां पर डेथ पेनल्टी दिया जा सकता है। पहला था कि डेथ पेनल्टी केवल अगर डेथ पेनल्टी दिया जाता है तो उसमें एक स्पेशल रीजन रिकॉर्ड होना चाहिए, और दूसरा केवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में ही डेथ पेनल्टी इंपोज किया जा सकता है। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी रेस्ट ऑफ द पार्ट। अब आता है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस, जिसमें जो एक 5 जजमेंट था जिसमें जस्टिस भगवती जी का डिसेंटिंग ओपिनियन था। डिसेंटिंग मतलब वो अन्य लोगों से मतलब अन्य लोगों की बातों से मतलब अन्य लोगों की बातों को सहमत नहीं थे उनसे, ठीक है। तो इसमें इस केस ने राजेंद्र प्रसाद के केस को, जिसमें कहा गया था कि क्या नाम है ये वायलेटिव, उसको ओवर रूल कर दिया गया। और इसमें एक्सप्रेस किया गया कि जो डेथ पेनल्टी है वह आर्टिकल 14, 19, 21 का वायलेटिव नहीं है, ठीक है। और कहा गया कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर, दैट इज those cases in which collective conscience of committees get shocked that it will expect the judiciary to deliver the death penalty or on the accused the death penalty can be ordered। तो इसमें कहा गया है कि देखो अगर ऐसा कोई घटना हो जाता है जो कि अब पब्लिक डिमांड करने लगे कि भाई अब अक्यूज को डेथ पेनल्टी ही मिलना चाहिए, मतलब ऐसा इतना रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है कि पूरे पब्लिक के कलेक्टिव कंसाइंस को शॉक कर गया है, तो इस केस में ही क्या नाम है डेथ पेनल्टी या कैपिटल पनिशमेंट दिया जाएगा। लेकिन इसमें जस्टिस भगवती जी का डिसेंटिंग ओपिनियन था, तो उन्होंने कहा कि डेथ पेनल्टी जो है वह आर्टिकल 14, 19, 21 का तो वायलेटिव है ही, उसके साथ ये इसका कोई मतलब नहीं है, अनडिजायरेबल है, और इसके बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन रीजन नहीं बताया गया था उनके द्वारा, बट ये सारी चीज़ें उनकी डिसेंटिंग ओपिनियन थी। नाउ लेट्स सी द मच्छी सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ब्रॉड आउटलाइंस दिए थे सर्कमस्टांसेस के कि किसमें डेथ सेंटेंस दिया जा सकता है या इंपोज किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें 5 कैटेगरीज दिए थे जिसमें एक्सट्रीम पेनल्टी लगाया जा सकता है। पहला कि हमें मैनर ऑफ कमीशन ऑफ मर्डर देखना है कि मतलब क्या उसको ऐसे इजीली मार दिया गया, उसको मल्टीपल पीसेस में कट करके बर्न किया गया, और मोटिव भी देखना है कि उसका मोटिव क्या था, और मैग्नीट्यूड ऑफ क्राइम मतलब मैग्नीट्यूड क्या था उसका, ठीक है, उसको भी देखना है, और क्या ये एंटी सोशल और एबहोरेंट नेचर ऑफ क्राइम था, और क्या एक और पर्सनालिटी ऑफ द विक्टिम ऑफ मर्डर भी देखा जाता है। कुल मिला के 5 पॉइंट दिए गए थे जिसको जो 5 सर्कमस्टांसेस दिए गए थे मच्छी सिंह में कि इन सारी केसेस में हम एक्सट्रीम पेनल्टी दे सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड सी रेस्ट ऑफ द पार्ट। अब आता है जो केस है शेर सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या अपेक्स कोर्ट ने असर्ट किया अफर्मेटिवली कि डेथ पेनल्टी जो है वह फंडामेंटल राइट को इनवैलिडेट नहीं करता, ठीक है। तो इसमें एक बताया गया, इसी चीज़ को रिट्रेट किया गया अनदर जजमेंट में श्रीमती त्रिवेणी बेन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, इसमें भी सेम चीज़ को रिपीट किया गया। अब आता है मीठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो इसमें क्या था कि इसमें कहा गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि मैंडेटरी डेथ पेनल्टी जो है वह इनवैलिड है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर है।
ठीक है, तो मैंडेटरी डेथ पेनल्टी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको ध्यान रखना। लेकिन इसमें कहीं भी इस चीज़ पे कमेंट नहीं किया गया, क्योंकि ड्रग और क्रिमिनल ऑफेंसेस के लेजिस्लेशन जो है वहाँ पर डेथ पेनल्टी जो है मैंडेटरी है, और सेम टाइम पे इंडियन कोर्ट्स जो है एक्चुअली मैंडेटरी डेथ पेनल्टी भी अप्लाई करती हैं। तो इसमें जो मेन चीज़ हेल्ड हुआ था वो ये होता कि मीठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में कि मैंडेटरी डेथ पेनल्टी जो है इनवैलिड एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, अब आता है केस चन्नूलाल वर्मा वर्सेस द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इसमें क्या था, इसमें भी डेथ पेनल्टी के वैलिडिटी पे क्वेश्चन था। तो इसमें 3 जजेस का बेंच था। ठीक है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं बच्चन सिंह के डिसीजन को माना गया। ठीक, और जस्टिस कुरियन जोसेफ का एक बहुत अच्छा कहीं ना कहीं व्यू था जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मैं बताऊंगा। उन्होंने कहा कि देयर इज नो सब्सटेंशियल प्रूफ फॉर द डेथ पेनल्टी एज अ डेटरेंट टू क्राइम। तो उन्होंने कहा भैया इतना दिन से यार मतलब हम लोग दे रहे हैं जजमेंट, डेथ पेनल्टी, कैपिटल पनिशमेंट हैंग कर रहे हैं इन लोगों को, क्या इसका कोई प्रूफ है सब्सटेंशियली कि इस डेथ पेनल्टी ने क्राइम रेट को कम किया या उसको रोका, डेटरेंट मतलब रोका? क्योंकि भाई निर्भया रेप केस, देखो मुझे, मैं उस केस के अगेंस्ट नहीं जा रहा हूँ, लेकिन देना चाहिए ऐसे लोगों को भैया, पक्का देना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं क्या नाम है, इंश्योर भी करना चाहिए कि क्या केवल कड़ी सी कड़ी सजा देके हम क्राइम रेट को कम कर सकते हैं, उसको डेटर कर सकते हैं। तो इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे मतलब जज साहब जस्टिस कुरियन जोसेफ के द्वारा भी अपना व्यू पॉइंट रखा गया था। नाउ लेट्स मूव एंड सी रेस्ट ऑफ द पार्ट। तो दोस्तों इसमें हम केस लॉ देखेंगे जो कि डेथ सेंटेंस से रिलेटेड हैं, और इसमें उससे रिलेटेड है कि जब डेथ सेंटेंस कंफर्म हो जाता है तब। तो इसका जो पहला केस है वह है स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नलिनी, जो कि हम राजीव गांधी असोसिनेशन केस के नाम से भी जानते हैं। तो ये केस जो है हाई कोर्ट ऑफ तमिलनाडु के अगेंस्ट आया था एज अपील के द्वारा। तो इसमें क्या था कि इसमें 26 अक्यूज थे, लेकिन इसमें से 4 अक्यूज को डेथ पेनल्टी के लिए क्या नाम है पनिश किया गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अपेक्स मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब जो दूसरा केस है वह जय कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। तो इसमें क्या था कि यह भी अपील में आया था केस स्पेशल लीव पर। ठीक है, और ये किसके अगेंस्ट था, ये मतलब एक डिवीजन बेंच, मतलब ये ऑर्डर ऑफ एक डिवीजन बेंच, मतलब एमपी जो हाई कोर्ट थे, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के द्वारा जो ऑर्डर दिया गया था उसके अगेंस्ट में अपील के तौर पे आया था ऑन द ग्रांट ऑफ स्पेशल लीव। ठीक है, तो इस केस में क्या था कि अक्यूज ने बहुत ब्रुटली मतलब दरिंदगी के तरीके से अपने सिस्टर इन लॉ और 7 साल की भतीजी नीस को मार दिया था। तो इसमें क्या था कि कोर्ट ने जो इसका फैक्चुअल मैट्रिक्स मतलब इसके फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को देखा और ऑब्जर्व किया। तो जो मर्डर था वह एक किस चीज़ में डन हुआ था, रेज में डन हुआ था, और क्या नाम है इसमें अक्यूज ने खुद भी एडमिट किया था कि उसने मर्डर किया है। तो इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जो सेशन कोर्ट का और हाई कोर्ट का वर्डिक्ट था उसको अपहेल किया, मतलब कि जो इसमें अक्यूज था उसको डेथ पेनल्टी ग्रांट कर दिया गया, या मतलब उस पर इन्फ्लिक्ट कर दिया गया। ओके, नाउ लेट्स सी द सुरेश चंद्रा बहरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस। तो यह भी केस एक अपील था हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटक से। तो इसमें जो सेशन कोर्ट के द्वारा 3 अपीलेंट को कन्विक्ट किया गया था, जिसमें इनका नाम है सुरेश, गुरबचन और राजपाल जी। किस चीज़ के लिए, डेथ पेनल्टी के लिए, और इन पे मर्डर और कॉन्स्पिरेसी के केसेस लगे थे। ठीक है, तो इसमें पटना हाई कोर्ट के द्वारा अपील को डिसमिस कर दिया गया था, और जो डेथ सेंटेंस अवार्ड किया गया था ट्रायल कोर्ट को उसको एफर्म कर दिया गया था, मतलब डेथ अवार्ड को ही, डेथ सेंटेंस को ही हाई कोर्ट के द्वारा एफर्म कर दिया गया था, मतलब कंफर्मेशन मिल गया था वहाँ से भी। तो इस केस में अक्यूज ने उर्सिया बहरी और उसके 2 बच्चे को मारा था, और इसका मारने का रीजन था प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डेथ पेनल्टी कंफर्म किया सुरेश बहरी का, वहीं पर जो डेथ पेनल्टी था गुरबचन राजपाल का उसको कम्यूट कर दिया लाइफ सेंटेंस में। नाउ लेट्स मूव एंड सी रेस्ट ऑफ द केसेस। तो अब आता है धनंजय चटर्जी अलियास धाना वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो ये 21st सेंचुरी का केस है, जिसमें क्या नाम है, यह एक हिस्टोरिक केस है क्योंकि इससे पहले किसी भी अक्यूज को लॉफुली एग्जीक्यूट नहीं किया गया था किसी भी क्राइम के लिए जो कि मतलब टेररिज्म से रिलेटेड नहीं रहता था। ठीक है, तो अक्यूज जो था एक वॉचमैन का काम करता था पीड़िता के बिल्डिंग में। पीड़िता मतलब वही जो विक्टिम है जिसके साथ ये मतलब केस हुआ है, तो उसकी बिल्डिंग में काम करता था, और उसने एक 18 वर्ष की लड़की को, ठीक है, पीड़िता को अपने घर पे लाके उसका रेप किया और मर्डर कर दिया। तो ट्रायल मतलब क्या होगा, जो सेशन कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ना होता है वहाँ पर, तो ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर किया डेथ पेनल्टी मर्डर के लिए। ठीक है, उसको कैपिटल पनिशमेंट या डेथ पेनल्टी दे दिया। अब इस चीज़ को हाई कोर्ट ऑफ वेस्ट बंगाल ने भी इसको एफर्म कर दिया, कंफर्म कर दिया कि हाँ उसको डेथ पेनल्टी मिलना चाहिए। लेकिन जब अपील में गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर में किया और कहा कि कोई भी मतलब कम्यूटेशन इसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस था, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जिस दरिंदगी के साथ उसने उसका रेप किया था और मर्डर किया था 18 ईयर्स ओल्ड गर्ल का, ये कहीं ना कहीं कलेक्टिव कंसाइंस ऑफ सोसाइटी को सॉल्व करने के लिए बहुत था। तो इसलिए उसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में मान के उसको डेथ पेनल्टी अवार्ड कर दिया गया। अब आता है सुशील मुर्मू वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। तो इस केस में जो अक्यूज था उसको डेथ पेनल्टी मिला था, ठीक है, क्योंकि उसने काली माता के मंदिर में
9 वर्ष के बच्चे का बलिदान दिया था। बलिदान मतलब सेक्रीफाइस किया था, ठीक है। और ये सेक्रीफाइस इसलिए किया था क्योंकि उसको लगता था कि ऐसा करने से वो धनवान हो जाएगा और उसकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो ट्रायल कोर्ट के द्वारा उसको मर्डर के लिए लायबल किया गया, और जो झारखंड हाई कोर्ट था उसके द्वारा डेथ पेनल्टी को कंफर्म कर दिया गया। और जब ये अपील ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो अपेक्स कोर्ट के द्वारा ऑर्डर किया जाता है। तो जो अपेक्स कोर्ट के द्वारा है वो अपील करता है कि जो लोअर कोर्ट का ऑर्डर था, ठीक है, वह सही था, और कहता है कि मतलब कि चाहे एक एग्जाम्पलरी केस होना चाहिए और इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ट्रीट किया। देयरफॉर देयर इज नो एक्सेप्शन टू बी गिवन टू दिस केस। तो इसमें देखो क्या है कि भाई ये जो मतलब अंधविश्वास, इतनी ज़्यादा ब्लाइंडनेस होता है ना भाई, ब्लाइंडली किसी चीज़ को फॉलो करते हैं और अंधविश्वास जो फैलाते हैं, इस चीज़ को केटर करने के लिए कहीं ना कहीं पूरे क्या नाम है मानव सभ्यता को हिला देने वाला केस हो सकता है किसी मतलब बच्चे की अगर बलिदान किया जाता है तो, ठीक है। और भाई ज़्यादा पहले के नहीं, 2000 के बाद का केस है, तो समझ सकते हो किस तरीके से माइंडसेट है इंडिया में कुछ लोगों का। तो इस चीज़ को उन्होंने रेयरेस्ट ऑफ रेयर में रखा और कहा कि ये एक एग्जाम्पलरी केस होना चाहिए ताकि ऐसा कभी ना हो सके, और इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं दिया गया, ठीक है, और डेथ पेनल्टी कंफर्म कर दिया गया था। अब होली राम बरदोक्ती वर्सेस स्टेट ऑफ असम का केस है। तो इसमें क्या था कि इसमें 17 अक्यूज थे, ठीक है, और जो अपील में केस लाया था वह भी एक अक्यूज था इन्हीं में से, जिसको डेथ पेनल्टी अवार्ड किया गया था मर्डर के लिए सेशन जज के द्वारा, ठीक है। तो अब और इसको असम हाई कोर्ट के द्वारा भी कंफर्म कर दिया गया कि हाँ उस व्यक्ति को अक्यूज को डेथ पेनल्टी देना है। अब जो अक्यूज था उसे 2 मर्डर के लिए हेल्ड किया गया था, वो नारायण बरदोलोई और एक 6 ईयर ओल्ड की लड़की के लिए, लड़का मतलब चाइल्ड इसमें लिखा तो लड़का है लड़की था, आई डोंट नो, बट ये जहाँ तक है नाम से नयन मोनी है तो लड़की ही रहेगी। तो इन लोगों के लिए मर्डर के लिए उसको हेल्ड किया, ठीक है। तो इसमें मतलब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जब उस अपीलेंट ने मर्डर किया था तो भाई उसके अंदर थोड़ी सी भी दया नहीं थी, थोड़ी सी भी काइंडनेस और क्या नाम है कंपेशन नहीं था, जब उसने उस बॉडी को उनके मल्टीपल पीसेस में काटे, कई टुकड़ों में काटा, उसे जला दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो घटना था ये होल एक्सीडेंट सॉक द कलेक्टिव कंसाइंस ऑफ कम्युनिटी, ठीक है। तो इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट के मतलब ऑर्डर को अपहेल्ड किया और इसमें ऑब्जर्व किया कि कोई भी मिटिगेटिंग फैक्टर इसमें नहीं है जो कि रिफ्रेन कर सके डेथ पेनल्टी से, ठीक है। इसलिए इसको मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मान के अपीलेंट को डेथ पेनल्टी दिया गया, ठीक है। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी रेस्ट ऑफ द पार्ट। तो दोस्तों अब देखते हैं हम कुछ केसेस जो डेथ सेंटेंस से रिलेटेड हैं, और इसमें डेथ सेंटेंस को कम्यूट किया गया, मतलब बदल दिया गया लाइफ इंप्रिजनमेंट में, आजीवन कारावास में। तो इसमें जो पहला केस है वो ओम प्रकाश स्टेट ऑफ हरियाणा है। तो इसमें जो अक्यूज था उसका नाम ओम प्रकाश था और वह 7 लोगों के मर्डर के लिए गिल्टी था, ठीक है। और इसमें जो सेशन कोर्ट के द्वारा उसको मर्डर के लिए गिल्टी माना गया था, ठीक। और इस चीज़ को क्या नाम है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा भी इसको मान लिया गया था या कंफर्म कर दिया गया था डेथ पेनल्टी को, ठीक, जो कि सेशन कोर्ट के द्वारा दिया गया था। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का दोनों इसलिए साथ में लिखा जाता है कि यही स्टेट है जहाँ पर मतलब ऐसा स्टेट है जहाँ पर दोनों स्टेट का एक सिंगल हाई कोर्ट है, ठीक, इसलिए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट लिखा जाता है, ठीक। तो इसमें क्या था कि जो 2 अन्य अक्यूज थे उनको लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया गया था और 2000 का फाइन, इतना ही दिया गया था, लेकिन जो ओम प्रकाश जी थे इनको डेथ पेनल्टी दे दिया गया था। तो जब अपील में केस जाता है तो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि मिटिगेटिंग फैक्टर्स क्या हो सकते हैं इसके, और जो अदर सर्कमस्टांसेस से रिलेटेड उसको भी देखा और कहा कि जो ये केस है वह रेयरेस्ट ऑफ रेयर में नहीं आ सकता, ठीक। और इसमें जो बैकग्राउंड था केस को उसको भी कंसीडर किया गया और इसमें पाया गया कि जो मर्डर किया गया था ओम प्रकाश के द्वारा वह कॉन्स्टेंट हैरेसमेंट ऑफ फैमिली मेंबर्स की वजह से किया गया था, ठीक। और इसमें यह चीज़ भी ऑब्जर्व किया गया कि यह जो मर्डर किया गया था किसी लस्ट फॉर वुमेन या वेल्थ या मनी के लिए नहीं किया गया था, मतलब जो लस्ट था, लालच, मतलब किसी औरत की या धन संपत्ति के लालच में ऐसा मर्डर नहीं किया गया था। और यह कोई एंटी सोशल एलिमेंट को भी मतलब इंक्लूड नहीं करता था कि यह किया गया था ताकि किडनैपिंग के लिए या ट्रैफिकिंग के लिए, ठीक है, ऐसा भी इसमें नहीं इंक्लूड हो रहा था। और इस ये कोई चीज़ नहीं इंक्लूड कर रहा था जिसमें डेंजरस ड्रग्स यूज किया गया ऐसा कुछ, ठीक है, या ना ही मर्डर कमिट करने के पीछे कोई पॉलिटिकल या पावर एम्बिशन का कोई गोल था, ठीक। और इसमें एक चीज़ और पाया गया कि जो अक्यूज था वह बीएसएफ में काम कर रहा था 23 साल की उम्र में और उसका कोई भी पुराना क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स मतलब पुराना कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं था। इसलिए ऑनरेबल कोर्ट ने डेथ पेनल्टी को सेंटेंस ऑफ लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है ओम प्रकाश का, इसको ध्यान रखना कि कब किस सर्कमस्टांस में डेथ सेंटेंस को हम कम्यूट कर देते हैं लाइफ इंप्रिजनमेंट में। तो इन जनरल जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं होता उसमें थोड़ा दया भाव दिख जाता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी द किशोरी वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली वाला केस। तो इसमें क्या था, अक्यूज जो थी वह किससे रिलेटेड थी, उसका रिलेशन था जो अटैक हुआ था भीड़ के द्वारा सिख कम्युनिटी के, सिख समुदाय के अगेंस्ट। और ये कब हुआ था, जब मिसेज इंदिरा गांधी का मर्डर था उसके बाद। और ये जो
बवाल हुआ था, ये कई जगह हुआ था, यहाँ तक कि दिल्ली में भी, ठीक है। तो जो अपीलेंट थी वह भी इस मतलब भीड़ का पार्ट थी, ठीक है। तो इसमें सेशन कोर्ट ने कहा कि अक्यूज जो है वह डिजर्व करता है सेंटेंस, डेथ सेंटेंस को, मतलब उसे डेथ सेंटेंस मिलना चाहिए, क्योंकि वह सेवरल लोगों का मर्डर किया है और मतलब अनगिनत सिख भाइयों का मतलब ब्रूटल तरीके से, ब्रूटल मतलब बहुत ज़्यादा निर्दयी तरीके से उनको मारा है, ठीक है। और हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा भी ये कंफर्म कर दिया कि हाँ उनको डेथ पेनल्टी मिलना चाहिए। लेकिन जब ये केस ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास आता है या अपेक्स कोर्ट के पास आता है, तो उनका एक डिफरेंट ओपिनियन था कि जो द कोर्ट सेड कि जो एक्ट इसमें कंडक्ट किया गया है ये चैन ऑफ इवेंट है, ठीक है, इसको एक माना जाएगा। और साथ में यह एक्ट जो था ये क्या नाम है, पर्सनल एक्ट नहीं था, एक्शन नहीं था मतलब उसका अक्यूज का, यह एक ग्रुप एक्टिविटी का पार्ट था और ये ना ही एक सिस्टमेटिक या ऑर्गेनाइज एक्टिविटी था। इसलिए अपेक्स कोर्ट को ऐसा फेल्ट हुआ कि अक्यूज जो यहाँ पर जो घटना घटित हुआ वो केवल एक टेम्पोररी फ्रेंजी एक्ट की वजह से हुआ। दैट्स व्हाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो डेथ पेनल्टी था उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट में रिड्यूस कर दिया। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी रेस्ट ऑफ द पार्ट। अब एक चीज है कि कब कब डेथ पेनल्टी को कम्यूट किया जाता है लाइफ इंप्रिजनमेंट में, उसके रिगार्डिंग कुछ केस लॉ हैं, क्योंकि दोस्तों अगर इतना करेंगे तो वैसे भी वीडियो काफी लंबा हो गया है तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसका जो केसेस हैं इसको भी पढ़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब डेथ पेनल्टी को लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट किया जाता है। तो यह राजेंद्र राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, और दूसरा केस स्टेट वर्सेस पलटन मल्लाह एंड अदर्स, और संभल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, और जो आखिरी केस है स्वामी श्रद्धानंद एलियास मतलब उर्फ मुराली मनोहर मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका है, जो कि कुछ केसेस हैं जो डेथ सेंटेंस से रिलेटेड हैं, जब डेथ सेंटेंस को बदल दिया गया था लाइफ इंप्रिजनमेंट में। तो इसको भी पढ़ लेना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि कब कब कम्यूट किया जा सकता है डेथ सेंटेंस को स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कम्यूटेशन का पावर आर्टिकल 72, 72 एंड आर्टिकल 161 में दिया गया है। तो जो आर्टिकल 72 है वह प्रेसिडेंट के पास पावर है पार्डनिंग का, और 161 है जो गवर्नर साहब के पास पार्डनिंग का पावर है। अब देखते हैं कि 161 और 72 में डिफरेंस क्या है। तो आर्टिकल 161 जो है वो कम चीज़ों के लिए बना है, वहीं पर 72 में बहुत सारा पावर है। तो आर्टिकल 72 जो है वह ऐसे सेंटेंस को, पनिशमेंट को भी इंक्लूड करना है जहां पर कोर्ट मार्शल भी हुआ वहां पर भी, ठीक है। लेकिन गवर्नर ऐसी चीज़ों के लिए एंटाइटल नहीं है। वहीं पर अगर हम 72 को देखें तो वह ऑल डेथ सेंटेंस को रखता है, लेकिन डेथ सेंटेंस जो है वह 161 मतलब गवर्नर के अंतर्गत नहीं आते कि वो डेथ सेंटेंस को कम्यूट कर दे, लेकिन वहीं पर प्रेसिडेंट चाहे तो डेथ सेंटेंस को भी कम्यूट कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी रेस्ट ऑफ द पार्ट। अब इसमें हम देखेंगे कि इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ क्या होता है। तो जो पहले हम मानते थे कि ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ मतलब कि जो देश निकाला हो जाता था कि जिंदगी भर के लिए यहाँ से निकल जाओ, ठीक है, इसको हम पहले इस नाम से जानते थे। लेकिन अब जो पनिशमेंट दिया जाता है इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ वह सीरियस क्राइम्स के लिए दिया जाता है, और यहाँ पर जो कन्विक्ट होता है वह प्रिजन में अंटिल हिज लास्ट ब्रीथ रहता है, मतलब जब तक वो इसका आखिरी सांस चलता है तब तक रहता है, मतलब वो 14 साल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, इतना याद रखना, ठीक है, इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ में। लेकिन अगर हम एक केस देखें और इसके रिगार्डिंग केस देखते हैं, वो है दुर्योधन राउत वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा का केस है, 2014-15 का केस है। तो इसमें क्या था कि इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या अपेक्स कोर्ट ने क्लियरली कहा था कि लाइफ इंप्रिजनमेंट है जो 14 साल के लिए नहीं है, ठीक है। ये मतलब लाइफ इंप्रिजनमेंट मीन्स कि आखिरी तक जब तक मरते नहीं हो अपने वहाँ पर आखिरी सांस जब तक चलती है आपकी तब तक आपको इंप्रिजनमेंट में रहना है या जेल में रहना है। लेकिन एक चीज़ है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैन कम्यूट द इंप्रिजनमेंट ऑफ द प्रिजनर, लेकिन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे मतलब क्या नाम है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, तो 161 स्टेट गवर्नमेंट गवर्नर का हो गया और 72 जो हो गया वो सेंट्रल का हो गया, सेंट्रल में क्या प्रेसिडेंट का हो गया, वो चाहे तो कम्यूट कर सकते हैं, मतलब सजा कम कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि जो गवर्नमेंट है वह पनिशमेंट ऑफ इंप्रिजनमेंट को एक टर्म या इक्वल या लेस देन 14 ईयर्स के लिए कर सकता है, और अगर जो प्रिजनर है उसने 14 साल कंप्लीट कर लिए हैं तो उसको रिहा भी किया जा सकता है, रिलीज भी करवाया जा सकता है। अब एक अनदर केस है वह गोपाल विनायक गोडसे वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो इसमें कहा गया था कि सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ या ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ जो है उसका मतलब होता है कि वह पूरे लाइफ के लिए निकाला गया है, देश निकाला गया है, या उसको जेल में रखा जाएगा। देखो देश निकाला जब वो तो ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ पहले होता था, अब तो भाई सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ होता। तो अब इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ जब तक होगा जब तक आप मर नहीं जाते। ये चीज़ गोपाल विनायक गोडसे में हुआ। तो ये दोनों केस बहुत जरूरी हैं, और मुझे लगता है कि यहाँ पर दुर्योधन वाले केस में आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो 14 साल वाला कॉन्सेप्ट था कि 14 साल में कैसे रिलीज हो जाते थे मूवीज वगैरह में, तो वो सब यहाँ आपका क्लियर हो गया होगा। इन जनरल जब तक आप जिंदा रहेगा तब तक रहोगे लाइफ इंप्रिजनमेंट में, लेकिन अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो 14 साल तक कर सकता है, ठीक है, सजा, और अगर 14 साल तक पूरा कर चुके हो तो आपको रिलीज भी करवा सकता है। तो ये चीज़ इसमें है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी रेस्ट ऑफ द पार्ट। तो अब इसमें हम इंप्रिजनमेंट के बारे में पढ़ें। अब दोस्तों इसमें देखते हैं कि इंप्रिजनमेंट क्या होता है। तो इंप्रिजनमेंट का मतलब होता है कि कैप्टिविटी या टू पुट समवन इन प्रिजन, मतलब किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को कैप्चर कर लेना, ठीक है, या किसी को प्रिजन में डाल देना ही क्या कहते हैं, उसे हम इंप्रिजनमेंट कहते हैं। इंप्रिजनमेंट होता है दो प्रकार का होता है, सिंपल या रिग्रेस। रिग्रेस में फोर्स लेबर होता है जो कि एक एक्सेप्शन दिया गया है आर्टिकल 23 में, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सिंपल में होता है कि फोर्स लेबर नहीं होता, अगर आप चाहते हैं तो करते हैं, ठीक। अब इसमें एक चीज़ और है कि जो
प्रिजनर्स होते हैं उनको कुछ रुपए भी दिए जाते हैं, ठीक है, आपके स्किल के अकॉर्डिंग, आपके वर्क के अकॉर्डिंग पर डे। और ये रुपए जो आप कमाते हैं वहाँ पर या तो आपके परिवार को दे दिया जाता है या तो फिर जो विक्टिम थी उसको एज ए कंपनसेशन इसी कंपनसेशन फंड से देता रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ है इसमें। अब एक फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। फॉरफीचर मतलब क्या होता है कि कुर्की हिंदी में है। तो फॉरफीचर का मतलब सीधा सा होता है कि लॉस ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट एनी कंपनसेशन इन रिटर्न, मतलब कि इसमें आपका प्रॉपर्टी छीन लिया जाता है बिना आपको कोई रुपया दिया हुआ या उसके लिए आपको मुआवजा दिए हुए। और ये जब होता है जब आपके द्वारा डिफॉल्ट काज होता है या कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन का डिफॉल्ट होता है या आप कोई पेनल्टी नहीं दे पाते हैं किसी इलीगल कंडक्ट के लिए, तब। तो ये हो गया फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। अब होता है फाइन। क्या होता है? तो जो फाइन है तो कोर्ट जो है वह फाइन इम्प्रिजनमेंट के अल्टरनेटिव के रूप में लगा सकती है या ये ऐड कर सकती है इम्प्रिजनमेंट के साथ, ठीक है। तो कुछ केसेस में क्या होता है कि फाइन जो है वो ऐड होता है इम्प्रिजनमेंट के साथ, और जब भी कोई फाइन देने में डिफॉल्ट कर देता है तो इम्प्रिजनमेंट के लिए उसको कोर्ट ऑर्डर कर सकता है, ठीक। अब इसके रिगार्डिंग एक केस है पलानियप्पा गाउंडर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो इसमें अपेक्स कोर्ट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि जो सेंटेंस गिवन बाय कोर्ट शैल बी प्रोपोर्शनेट टू द नेचर ऑफ द ऑफेंस व्हिच इंक्लूड्स द सेंटेंस ऑफ फाइन। अगर सेंटेंस ऑफ फाइन अगर इंक्लूड करता है तो जो ऑफेंस का नेचर है उसके प्रोपोर्शनेट में फाइन लगना चाहिए, और जो पनिशमेंट है वह शैल नॉट बी अनड्यूली एक्सेसिव, मतलब जो आप पनिशमेंट या फाइन लगा रहे हैं वो अनड्यूली एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसमें एक चीज़ और किया गया था राजू तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का डिसीजन है। तो इसमें कहा गया था कि बिना प्रॉपर रीजन दिए कोर्ट जो है वह मतलब किसी व्यक्ति पर रुपए का चार्ज लगाने का ऑर्डर नहीं कर सकता अगर उस व्यक्ति ने मतलब जो फाइन देना है उसको ना देने की जगह पे इम्प्रिजनमेंट काट लिया है, तो ठीक है। तो ये चीज़ इसमें हुआ। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा तो मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा ही लगा होगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने नीडी दोस्तों के बीच में शेयर करें। और लास्टली, थैंक्स फॉर चूजिंग माई यूट्यूब चैनल एंड टू स्टडी दिस भारतीय न्याय संहिता फ्रॉम माई यूट्यूब चैनल। सो थैंक्स वंस अगेन, वी विल मीट soon. Till then, bye and take care.